Hello, good noon to all of you. Before starting the today video, I would like to tell you that people who are new on the channel, subscribe to my YouTube channel Gunjan Sharma Biology Foundation. And if you like the video, then share and like it so that each and every student gets a benefit during corona related pandemic situations. Do not forget to press the bell icon to get the information of videos uploaded by me time to time immediately. After watching the video, please write your feedback in the comment section. Now let's start today's videos, which is related to third chapter of 12th class, and the topic is the fertilization and implantation. Hope you like the video. तो आज का जो टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन के टॉपिक के साथ में स्टार्ट किया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस क्लासेस का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ हम 12th क्लास को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही डेप्थ में जाकर इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इट मीन फ्यूजन ऑफ अ हैप्लॉइड मेल गैमेट mean spermatozoa and a haploid female gamete mean ovum to form diploid cell which is known as the zygote, and this process known as the fertilization. कंसेप्ट वाइज आपको आगे आगे चलना है कि इतना तो आपको पता था कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन जब एक डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा सा एज अ साइंटिफिक पैटर्न में लेके जाते हैं तो उसको कैसे राइटअप करना है, उसमें आपको बताना है कि मेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड है, उसका दूसरा नाम क्या है, स्पर्मेटोजोआ है, और फीमेल गैमेट की भी प्लॉइडी कैसी है, हैप्लॉइडी है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है उसमें, और उसका जो साइंटिफिक टर्म है वो क्या है, ओवम है। और जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, हाफ सेट और हाफ सेट मिलता है तो फुल सेट बनता है, और फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं डिप्लॉइड। मीन उस ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी कैसी हो गई, डिप्लॉइड हो गई, 46 क्रोमोसोम हो गए, एंड दिस प्रोसेस नोन एज द फर्टिलाइजेशन एंड रिजल्ट इज द जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये पूरी प्रोसेस आपको आपकी जो भी नोटबुक है या बोर्ड एग्जाम को फाइट करते हैं या फिर एज अ ऑप्शनल टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करते हैं तो आपको हर एक जो भी उसके साथ में उसकी डेफिनेशन है उसके हर एक पॉइंट को साथ में लेकर चलना चाहिए। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज इंटरनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिशन्स का, जो 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क में कहीं ना कहीं पे पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर रीजन अदर्शन टाइप के क्वेश्चंस जो चलते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन की जो साइट है, जो जगह है, वो लोकेशन है, वो कैसी है। तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मीन फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इट टेक्स प्लेस यूजुअली इन इस्थमस एम्पुला जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब आपने 10th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा है कि ह्यूमन फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस ह्यूमन फीमेल की फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। लेकिन जब हम इसके थोड़ा डेप्थ में एंटर करते हैं, तो जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियर किया था पिछले वीडियोज में, तब मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और उसके 3 पोर्शंस में वो डिवाइड रहती है। जो पोर्शन ओवरी के पास में होता है, फनल लाइक होता है, उसको कहते हैं इन्फंडिबुलम, जिसके ऊपर फिम्ब्रीज प्रेजेंट होती हैं। बीच में थोड़ा सा जो वाइडन जो स्ट्रक्चर आता है उसको कहते हैं एम्पुला, और एम्पुला जो नैरो पार्ट में कन्वर्ट होता है, जो यूट्रस से कनेक्ट रहता है, उसको कहते हैं इस्थमस। तो इस तरीके से हमने 3 पोर्शन बनाए थे। अगर आपको याद हो और याद ना हो तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इंटरनल तो है, बट इंटरनल होने के साथ वो है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब्स में है। और फैलोपियन ट्यूब्स में भी कहाँ पर होती है, पर्टिकुलर इसकी लोकेशन क्या है, इस्थमस एम्पुला जंक्शन के ऊपर। इट टेक्स प्लेस यूजुअली इन isthmus ampulla junction of the fallopian tube during copulation, mean physical mating। कॉपुलेशन का मतलब होता है फिजिकल मेटिंग, मेल और फीमेल का फिजिकली फॉर्म में एक दूसरे के कांटेक्ट में आना। तो जब ये कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तो जो सीमन होता है मेल के द्वारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है मेल की पेनिस, उसके थ्रू फीमेल की जो वेजिना थी एक्सटर्नल जेनेटेलिया उसके अंदर डाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन की प्रोसेस। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। मैंने आपको बात बताई थी कि एक जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट होते हैं। उसमें से 60% तो नॉर्मल फीचर्स के होने चाहिए और लगभग 40% जो उसके स्पर्म्स हैं वो विग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए। तो जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द टेल फ्लूइड के अंदर मूव करते करते सर्विक्स तक पहुंचते हैं। सर्विक्स क्या है, नैरो पोर्शन ऑफ द वेजिना।
या नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस, तो उसको सर्विक्स बोला है। तो सर्विक्स से एंटर होते हैं और एंटर हो जाते हैं यूट्रस के अंदर एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ द इस्थमस एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। और फाइनली ये जो स्पर्म्स हैं मूव करते हुए कहाँ तक पहुंचेंगे, इस्थमस एम्पुला जंक्शन के ऊपर। द ओवम रिलीज बाय ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसी समय साइमल्टेनियसली साथ साथ ओवरी भी क्या रिलीज कर देती है, ओवम, और वो ओवम भी मूव करता हुआ कहाँ पर आता है, इसी एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन पे आता है, जहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू सारी बातें क्लियर की हैं। ये देखिए, ये तो यूट्रस का पार्ट है, यूट्रस के पार्ट से जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं इस्थमस, और ये जो ओवरी के जस्ट कीप लाइक स्ट्रक्चर है, फनल लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं इन्फंडिबुलम, और इस्थमस और इन्फंडिबुलम के बीच में ये एम्पुला और ये आपकी फिम्ब्रीज आपको शो हो रही हैं, जो ओवम को क्या करती है, कलेक्ट करती है। मतलब आपको उस डायग्राम में देखकर क्लियर हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस लगभग यहाँ होती है, जहाँ पे इस्थमस और एम्पुला का क्या हो रहा है, जंक्शन हो रहा है, वो आपस में मिल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ। अब आपको इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो ही रहा होगा कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कब हो सकती है, वो तब ही हो सकती है जब मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट एक साथ एक समय उस एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के ऊपर पहुंच जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, उनके अंदर साइमल्टेनियसली प्रोसेस नहीं हो पाई या टाइम की कोई भी बीच में डिफरेंसेस आए, तो उनकी मेटिंग होना पॉसिबल नहीं है। यही रीजन है, और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, कि मेल और फीमेल जब जब फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो हर फिजिकल कांटेक्ट उनका प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होता। यही रीजन है उसका। नेक्स्ट, उसके बाद ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं और उनमें से एक स्पर्म जो है वो एग की जो लेयर बताई थी, हमने आपको सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर करवाया था। मैंने जब oogenesis करवाया तो मैंने बताया था कि सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक लेयर सिक्रेट करती है और वो लेयर कहलाती है जोना पेलुसिडा। तो उस जोना पेलुसिडा लेयर के पास में वो स्पर्म आता है एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, और वहाँ पर आके उस मेम्ब्रेन में जो चेंजेस हैं, जो परिवर्तन है, उनको इंड्यूस करता है। इंड्यूस का मतलब उनको बढ़ाता है। ये आपको डायग्रामेटिक शो कर रखा है मैंने, ये देखिए, ये तो है एग का न्यूक्लियस, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte दिखा रखी है। ये फर्स्ट जो है स्पर्म बाइंड टू जोना पेलुसिडा, ये स्पर्म आया और उसकी लेयर से क्या हो रहा है, ये बाइंड हो रहा है। सेकेंड प्रोसेस देखिए, कंटेंट ऑफ एक्रोसोमा रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक तो होती है एंडोसाइटोसिस और एक होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है जब कोई सेल किसी मटेरियल को अपने अंदर ग्रास्प करती है यानी निगलती है, तो वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस। और जब कोई सेल अपने प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म क्या कर रहा है, एक्रोसोम्स के मटेरियल को बाहर निकाल रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एक्सोसाइटोसिस। इसको हम एक्रोसोम रिएक्शन भी कहते हैं, और एक्रोसोम के कंटेंट जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से इसके लेयर के ऊपर बाइंड होते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या होगी, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। आपको पता है एक्रोसोम में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक, जो किसी न किसी चीज का क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, लेयर को डिकम्पोज कर देते हैं। रिलीज हेल्प द स्पर्म बरो थ्रो द जोना पेलुसिडा। बरो का मतलब क्या होता है, छेद बनाना, बिल बनाना। तो जैसे ही ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जोना पेलुसिडा के ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से जोना पेलुसिडा के जो लेयर्स के जो पार्टिकल्स थे वो क्या होते जाएंगे, टूटते जाएंगे और स्पर्म उनके बीच में एंट्री लेता जाएगा। इनेबल बाइंडिंग एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, और स्पर्म और एग आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। फोर्थ प्रोसेस, द स्पर्म न्यूक्लियस एंटर द एग साइटोप्लाज्म। स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ पर जाएगा, एग के उसमें चला जाएगा। और इस तरीके से देखिए, आपको एग की मेम्ब्रेन दिखा रखी है, जोना पेलुसिडा लेयर दिखा रखी है, एक्रोसोम की वेसिकल दिखा रखी है। इस सारा इस डायग्राम से आपके जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से स्पर्म एग के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करता है और कौन से स्ट्रक्चर्स उस स्पर्म की इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। अब आप क्या होता है कि जब सीमन को इंसेमिनेट किया फीमेल के अंदर तो बहुत सारे स्पर्म गए, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म करेगा तो बाकी स्पर्म्स को क्या किया जाएगा, बाकी स्पर्म्स के एंट्री को प्रिवेंट किया जाएगा। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, ब्लॉक करना या रोकना। तो उनकी जो भी मतलब मूवमेंट है उनको रोका जाएगा, और ये रोकने का काम कौन करता है, वो जो स्पर्म था पहले वाला जो जोना पेलुसिडा में लेयर में एंटर कर गया, तो जोना पेलुसिडा अपने आप को इस तरीके से बदल लेगी, इस तरीके से परिवर्तित कर लेगी कि बाकी स्पर्म उसमें एंटर नहीं हो पाएंगे। दस इट इज दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। इसी कारण से सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है।
The secretion of acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. ये मैंने आपको अभी अभी क्लियर किया है कि जो secretions होते हैं एक्रोसोम के वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या कहलाते हैं वो? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पर्म को साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में एंटर करने में हेल्प करते हैं। और कहाँ से एंटर करवाएंगे? जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब याद कीजिए oogenesis को वापस से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब एक फीमेल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है तो जितनी प्राइमरी oocyte बननी होती है वो बन चुकी होती हैं, या हम कहते हैं कि मतलब एक तरीके से कि जितने भी oogonia बनने थे वो बन चुके, प्राइमरी oocyte बननी थी वो बन चुकी। वैसे ही वो उसके अंदर मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में एंटर हो रही है प्रोफेज फर्स्ट में, फिर उसका जो डेवलपमेंट था वो वहाँ पर क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। उसके बाद में वो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हुई। नेक्स्ट उसके बाद उसमें सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बन चुकी थी। वहाँ पे हमने जो प्रोसेस स्टॉप की थी वो प्रोसेस आगे फुलफिल और कंप्लीट होगी यहाँ के बाद। जैसे स्पर्म एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte अपने सेकेंड मियोटिक डिवीजन को क्या कर चुकी होगी? कंप्लीट कर चुकी होगी। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल। ये जो मियोसिस होता है ये कैसा होता है? अनइक्वल होता है। एक सेल, जैसे मान लीजिए पेरेंट सेल है, इससे दो सेल बनेंगे। मैंने पहले बताया था एक सेल तो क्या बनेगी? बहुत बड़ी, और एक बनेगी बहुत छोटी। इसमें तो साइटोप्लाज्म ज़्यादा आया और इसमें साइटोप्लाज्म कम आया, तो ये तो हो गई सेकेंड पोलर बॉडी और ये हो गया ओवम। And formation of a second polar body and a haploid ovum. Soon the haploid nucleus of sperm and that of the ovum fuse to form a diploid zygote। और इस तरीके से लास्ट दी एंड पॉइंट पे न्यूक्लियस का जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है और जो एग का न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बन जाता है? डिप्लॉइड जाइगोट। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आ रही है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने क्वेरी का सोल्यूशन ले सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना इजी गोइंग वे में जब मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताएं। नेक्स्ट हम नया टॉपिक ले रहे हैं, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान। जो भी कोई आगे जाके प्रोजेनी बननी है, संतान बननी है, तो उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि वो जो बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगी, ऐसा जो डिटर्मिनेशन है आफ्टर दैट बर्थ नहीं होता, ये फर्टिलाइजेशन के समय ही डिसाइड हो जाता है, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था। उसी को हम थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज करके देखते हैं यहाँ पे। इन ह्यूमन बींग ईच डिप्लॉयड सेल हैज़ 46 क्रोमोजोम। आपको पता है ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 46। और इट इज़ द डिप्लॉयड सिचुएशन। ये कैसी है? डिप्लॉयड, यानी ये ह्यूमन का फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम है। ऑफ दीज 44, अब 46 में से जब 44 की बात की जाती है या पेयर्स में देखें तो ह्यूमन में कितने पेयर क्रोमोजोम होते हैं? 23। उन 23 पेयर में कितने पेयर की बात चल रही है? 22 पेयर्स की। तो ये जो 22 पेयर या 44 क्रोमोजोम्स हैं इनका हम नाम देते हैं ऑटोसोम्स। तो आप याद कीजिएगा इंसानों में, ह्यूमंस में ऑटोसोम्स कितने होते हैं? या तो आप लिखिए 44 एंड आइदर यू शुड राइट 44 और यू शुड राइट 22 पेयर्स एंड 2 या 1 पेयर आर सेक्स क्रोमोजोम्स। तो ये सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, उनका दूसरा नाम देखिए यहाँ पे, इनको दूसरा नाम कहते हैं एलोसोम, ALLOSOME। तो जो सेक्स क्रोमोजोम है उनका दूसरा नाम हो सकता है एलोसोम्स। ह्यूमन फीमेल हैज XX। ह्यूमन फीमेल में ये एलोसोम क्या होंगे? XX, जिसको हम होमोमॉर्फिक कहते हैं। होमो यानी समान, मॉर्फिक यानी बनावट, यानी ये देखने में कैसे होते हैं? सेम शेप और सेम साइज के होते हैं। वाइल द ह्यूमन मेल हैज XY। ह्यूमन मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो कौन से होंगे? XY। और ये कैसे हैं? हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रो यानी डिफरेंट, मॉर्फिक यानी कि शेप एंड साइज। Y तो छोटा होता है, स्मॉल होता है इन कंपेयर टू X क्रोमोसोम। द फीमेल देयरफॉर प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ गेमेट्स। तो अब बात आती है कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इन केस अगर किसी भी कपल के कोई बेबी गर्ल पैदा होती है या 2 बेबी गर्ल हो गई, 3 बेबी गर्ल हो गई, तो सोसाइटीज़ जो हैं, फैमिली जो है, या फिर आफ्टर ऑल वो जो हस्बैंड भी है, तो वो क्या करते हैं? फीमेल्स के ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि भाई आपने क्या किया कि मतलब बेबी गर्ल को बर्थ दिया है, बेबी गर्ल ही बर्थ ले रही हैं। तो यहाँ पर भी एज अ बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपके जो भी पहले हॉट क्वेश्चंस आते थे, आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, वो भी आते हैं जिनको सेक्स डिटर्मिनेशन के इस टॉपिक से क्लियर किया जाना चाहिए कि बेबी बर्थ होने में, बेबी गर्ल हो रही है, बेबी बॉय हो रहा है, उसमें फीमेल का कोई भी योगदान, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। आफ्टर ऑल ये सारी प्रोसेस जो डिपेंड कर रही है, सारी जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये मेल के ऊपर। क्योंकि हेट्रोमॉर्फिक जो गेमेट्स हैं X और Y, वो कौन डोनेट कर रहा है? वो मेल डोनेट कर रहा है। तो बेबी बॉय का होना या ना होना ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है? मेल
मेल के ऊपर, ना कि फीमेल के ऊपर। तो सोसाइटी के तौर पे देखा जाए तो फीमेल्स को, अगर ऐसा कहीं आप देखें या आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए तो आप इस तरीके से उसके क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। Each having X chromosome, the male on the other hand produces two type of gametes, 50% gamete having X chromosome and 50% having Y chromosome। तो जो स्पर्म्स बनेंगे, सपोज दैट 100 स्पर्म्स बने तो उसमें 50 स्पर्म्स में कौन सा क्रोमोसोम जाएगा X और 50 में कौन सा जाएगा Y। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ये मैंने अभी बता ही दिया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कब होता है, किस स्टेज पे होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि वो फर्टिलाइजेशन के समय ही हो जाता है। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, if a sperm carrying X chromosome fertilize and egg carrying X chromosome, then the offspring will be female। तो ये कंडीशन याद रखिए फीमेल की, जब मेल ऐसा स्पर्म डोनेट करे जिसमें कौन सा क्रोमोसोम है X, और फीमेल तो वैसा ही ओवम डोनेट कर रही है जिसमें X है, तो X और X मिलकर उसमें क्रोमोसोम कंडीशन क्या आई 44 + XX, और ये सिचुएशन है किसकी, फीमेल की। इफ द स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम, अगर स्पर्म कैसा है Y क्रोमोसोम के कैरी करने वाला, और वो अगर एग को फर्टिलाइज करे तो उसमें कैसा बनेगा XY सिचुएशन आएगी 44 + XY, तो वो जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा मेल में। डायग्रामेटिकली हम देखते हैं रेड कलर से फीमेल को शो किया हुआ है और ब्लू कलर से मेल को। तो इस तरीके से फीमेल के अंदर ये जो एलोसोम्स हैं ये XX हैं और मेल के अंदर ये XY हैं। जब हमने मियोसिस करवाया या इसके जो गैमेटोजेनेसिस से गैमेट फॉर्मेशन किया तो गैमेट फॉर्मेशन 2 ओवम बनाए, 50% में X 50% में X, इधर से हमने स्पर्म में 50% में X 50% में Y। मेटिंग इस तरीके से होगी, पॉपुलेशन इस तरीके से होगा। तो देखिए चांसेस इक्वल हैं, चांसेस कैसे हैं इक्वल, 50:50। ये चांसेस कहते हैं कि बेबी बॉय भी कैसे हो सकता है 50 हो सकता है और बेबी गर्ल भी कैसे हो सकती है 50, यानी एक जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसकी प्रेगनेंसी फुलफिल होती है, उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, तो इक्वल चांसेस रहते हैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल के पैदा होने के। तो इस तरीके से हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे। दिस इज द ऑल जेनेटिक प्रोसेस। ये कैसे प्रोसेस है, जेनेटिक प्रोसेस है, और सेक्स डिटरमिनेशन जीन्स और क्रोमोसोम्स की वजह से ही डिसाइड होता आ रहा है। क्लीवेज की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि क्लीवेज क्या होता है। द टर्म क्लीवेज रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। ध्यान रखिए, कंसेप्ट सिर्फ इतना सा याद रखिए कि क्लीवेज क्या है, माइटोटिक डिवीजन है। और माइटोटिक आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि ऐसा डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल्स बन रही हैं 2, और क्रोमोसोम नंबर कैसा रह रहा है सेम। तो इस तरीके से ये क्लीवेज है जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, जाइगोट में, और ये किसके बाद होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, और इससे क्या बन जाता है, मैनी सेल वाला ब्लास्टूला बन जाता है। एम्ब्रियो की एक सिचुएशन कहलाती है ब्लास्टूला। क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट। अब हम इस क्लीवेज को ह्यूमन के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा तो जो चैप्टर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो क्लीवेज तो बाकी तो सभी एनिमल्स में होता है, लेकिन हम क्लीवेज को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके रेफरेंस में पढ़ना चाह रहे हैं, ह्यूमंस के रेफरेंस में। तो देखिए ह्यूमंस के रेफरेंस में क्या पढ़ रहे हैं, क्लीवेज इज द ह्यूमन जाइगोट अगर्स ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द फेलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। जब ये जो जाइगोट था ये फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आएगा, उसी समय इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लीवेज जो ह्यूमन में होता है वो होता है होलोब्लास्टिक। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए कि ह्यूमन के अंदर जो क्लीवेज की प्रोसेस हो रही है वो किस टाइप की होती है। तो आपको नाम याद रखना है होलोब्लास्टिक। और इसका मतलब क्या है, इट डिवाइड्स द जाइगोट एंड द ब्लास्टोमेयर कंप्लीटली इनटू डॉटर सेल। पूरा का पूरा जाइगोट या पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीटली डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कंप्लीटली ब्लास्टोमेयर्स बनाएगा। इस तरीके का जो कंप्लीट डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं होलोब्लास्टिक। हाउएवर द ब्लास्टोमेयर्स डिफर्स इन साइज फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन हो सकता है कि ब्लास्टोमियर्स जो बन रही हैं वो ब्लास्टोमियर्स क्या हो, शेप और साइज में डिफरेंट हो। द फर्स्ट क्लीवेज टेक अबाउट 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये टाइमिंग आप ध्यान रखिए कि पहला क्लीवेज कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका उसके 30 घंटे के बाद में। इट इज मेरिडायनल, ये मेरिडायनल होगा, कोइंसाइडिंग विद द एनिमल वेजिटल पोल। और इसमें जो एग था या फिर हम कह रहे हैं कि एम्ब्रियो जो था उसके अंदर 2 प्रकार के पोल बन जाएंगे। इस तरीके से ये एम्ब्रियो है तो उसमें एक पोल तो बन जाएगा एनिमल पोल और नीचे वाला पोल बन जाएगा वेजिटल पोल। तो इस तरीके से इन दोनों पोल्स के बारे में इसमें डिसाइडेशन हो जाएगा। सेकंड क्लीवेज अकर 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्लीवेज जो होगा वो कब होगा, फर्टिलाइजेशन के 60 आवर्स के बाद में। थर्ड क्लीवेज अकर अबाउट 72 आवर। थर्ड क्लीवेज जो होगा वो कब होगा, 72 आवर्स के बाद में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्लीवेज प्रोड्यूस अ सॉलिड बॉल ऑफ स्मॉल ब्लास्टोमियर।
तीसरा जो ये होता है क्लीवेज, उसके बाद में पूरा का पूरा जो आपका जाइगोट था वो बहुत ज़्यादा ब्लास्टोमियर से भर जाता है और वो पूरी की पूरी ब्लास्टोमियर से एक दूसरे के पास में आ जाती हैं और आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक सामने सॉलिड बॉल रखी हुई हो। द एम्ब्रियो नाउ लुक लाइक अ मलबरी, और ये बॉल आपको कैसे दिखती है, शहतूत की तरह दिखने लग जाती है, जैसे शहतूत होते हैं मलबरीज होते हैं, इसीलिए हम इसको किस नाम से डिनोट करते हैं, मोरूला के नाम से। यानी अब ये क्या बन चुका है, मोरूला बन चुका है। तो मोरूला कैसा होगा, इसमें इस तरीके से फर्स्ट डिवीजन, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, फोर्थ क्लीवेज, 5 क्लीवेज, 6 क्लीवेज, इस तरीके से क्लीवेज होते जाएंगे और सेल्स का क्या बनता जाएगा, ग्रुप। और ये बॉल कैसे दिखेगी हमें, सॉलिड बॉल, और वो सॉलिड बॉल क्या कहलाएगी, मोरूला। क्लीवेज इज रेडियल एंड इनडेटरमिनेट इन द ह्यूमन जाइगोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए कि क्लीवेज किस तरीके का होगा, पहली बात होलोब्लास्टिक होगा, दूसरी बात रेडियल होगा, और तीसरी बात इनडेटरमिनेट होगा, कोई फिक्स नहीं होगा। तो अब रेडियल किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए, इन रेडियल क्लीवेज एट 8 सेल स्टेज। रेडियल क्लीवेज में जब आपके जाइगोट के अंदर कितनी सेल्स बन चुकी, 8 सेल बन चुकी। द अपर 4 सेल आर डायरेक्टली अबाउट द लोअर 4 सेल। तो ऊपर वाली 4 जस्ट नीचे किसकी होंगी, नीचे वाले 4 वालों के ऊपर, यानी कि ऊपर नीचे दिखाई देंगी। तो इस तरीके की जो सिमेट्री है वो सिमेट्री क्या कहलाती है, रेडियल, जिसमें ऊपर वाली 4 जो सेल्स हैं वो किसके ऊपर होती है, नीचे वाली 4 सेल्स के ऊपर होती हैं। इन इनडिटरमिनेट क्लीवेज क्या होता है, ईच ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड बाय अर्ली क्लीवेज डिवीजन। हर ब्लास्टोमियर किससे बनी है, क्लीवेज से बनी है। रिटेन द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो, और हर सेल के अंदर ये ताकत है कि वो पूरा का पूरा क्या बना सकती है, एम्ब्रियो बना सकती है। ये प्रोसेस कहलाता है टोटीपोटेंसी, यानी हमारी जो एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं वो टोटीपोटेंट होती हैं। टोटीपोटेंट का मतलब हर एक सेल आगे जाकर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। यही रीजन है कि अगर हमें अपना क्लोन बनाना है तो हम कौन सी सेल्स की बात करेंगे, एम्ब्रियोनल सेल्स की। इट इज द इनडिटरमिनेट क्लीवेज ऑफ ह्यूमन जाइगोट दैट मेक्स आइडेंटिकल ट्विंस पॉसिबल। सपोज दैट आपके इसी समय जब 8 सेल थी आपकी बॉडी में, ये आपका एम्ब्रियो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया किसी रीजन से, तो फीमेल जो है वो 2 एक जैसे बच्चों को जन्म देगी और 2 आइडेंटिकल ट्विंस का बर्थ होगा। और 2 आइडेंटिकल ट्विंस का बर्थ होना सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्लीवेज कैसा होता है, इनडेटरमिनेट होता है। उसकी हर ब्लास्टोमियर के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो क्या करे, होलो पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप कर दे। यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा और ज्यादा इजीली क्लियर होगा। ओवरी दिख रही है, ओवरी ने क्या किया, oocyte को रिलीज किया 14th डे। oocyte ने मूव किया और यहाँ पे एस्टमस एम्पुला जंक्शन पर आते आते क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा। ये देखिए एग और स्पर्म दिखाई दे रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में आपकी सिंगल सेल जाइगोट बन गई डिप्लॉइड। उसके बाद में फर्स्ट क्लीवेज हुआ 2 सेल स्टेज, सेकंड क्लीवेज हुआ 4 सेल स्टेज, थर्ड क्लीवेज हुआ 8 सेल स्टेज। फर्स्ट वाला कब हुआ, 30 आवर्स के बाद में। सेकंड कब हुआ, 60 आवर्स के बाद में। और ये कब हुआ, 72 आवर्स के बाद में। नेक्स्ट यहाँ पर आते आते हमें सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखने लग गई। और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मोरूला। दिख रहा है आपको नाम, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मोरूला। तो मोरूला सेल्स ऐसी दिखती हैं जो आपको डायग्राम में ये शो किया हुआ है। उसके बाद में मोरूला वापस से बैक मूव करता है यूट्रस में, और यहाँ पर आते आते ये मोरूला कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो होती है यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे अटैच हो जाती है। कैसे अटैच होती है, नेक्स्ट आगे देखिए। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पे। द सिंगल सेल जाइगोट मस्ट गो थ्रू वास्ट नंबर ऑफ चेंजेस। एक जाइगोट के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं टू बिकम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, ताकि वो क्या बने, मल्टी सेलर बने विद डिफरेंशिएटेड सेल्स। और ये ऐसा किसके माध्यम से होता है, डिफरेंशिएटेड सेल्स के माध्यम से, जो सेल्स वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने वापस से देखा कि देखो ओवरी ने क्या किया, oocyte निकाला। oocyte कुछ इस तरीके का था जिसके ऊपर फॉलिकल्स थे। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस आपस में मिले। 2 सेल स्टेज आई फर्स्ट क्लीवेज से, 4 सेल स्टेज आई दूसरे क्लीवेज से, 8 सेल स्टेज आई तीसरे से क्लीवेज से। और ये सारी प्रोसेस ओविडक्ट में फेलोपियन ट्यूब्स में चल रही हैं। मोरूला कंडीशन आपको ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और मोरूला जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। ये ब्लास्टोसिस्ट आपको डायग्राम दिखा रखा है। और ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। व्हाट इज द इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जाकर अटैच हो जाती है। इस प्रोसेस को कहता है इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने के बाद ही फीमेल में क्या स्टार्ट होती है, प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो इस डायग्राम से आपको वो इजीली क्लियर हो रहा है कि इसमें कौन सी प्रोसेस होंगी। नेक्स्ट द मोरूला कंटेंट टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट एट इज मूव फर्दर द यूट्रस। तो मोरूला आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट में। ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है बच्चों। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो कुछ तो पेरीफेरी की तरफ चली जाती हैं। जो पेरीफेरी की तरफ सेल्स जाकर परिधि पर इस तरीके की लेयर बनाती है, वो लेयर क्या कहलाती है, ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स इसके बीच में सेंट्रल कंडीशन में इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं, वो कहलाती है इनर सेल मास। और आपको यहाँ पर काम भी बता रखा है कि ट्रोफोब्लास्ट तो क्या करेंगी, सॉरी, इनके बीच में कैविटी बन जाती है और वो कैविटी
कैविटी क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कैविटी कहलाती है। और इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियो ब्लास्ट यानी एम्ब्रियो बनाने का वर्क करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 12th बोर्ड के अंदर तो डायग्राम को भी लेबल करके बनवा लिया जाता है, फिर इसके बारे में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिशन्स के अंदर इससे ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये सारे कंसेप्ट ईजी गोइंग वे में लर्न करते रहिए साथ साथ में। The blastomere in the blastocyst arrange into outer layer called trophoblast और inner group called inner cell mass। ये दो नाम याद रखिए कि बाहर वाला जो लेयर है ब्लास्टोसिस्ट का वो कहलाता है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाला कहलाता है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट का काम देखिए, ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट क्या होगी, एंडोमेट्रियम में चिपक जाएगी। व्हाट इज द एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस कॉल्ड एंडोमेट्रियम। एंड इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। और इनर सेल मास क्या करेगा, वो विभेदित होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, विभाजित होगा। किस रूप में विभाजित होगा, एम्ब्रियो के रूप में। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से चिपकी, अब यूट्रस की सेल डिवाइड करेंगी और उस ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से क्या कर लेंगी, कवर कर लेंगी। और कवर करते ही एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड। जैसे ही वो एम्बेडेड होगी यानी चिपकेगी द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और ये चिपकते ही ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इम्प्लांटेशन। एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। और इसी के बाद में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वुमन प्रेग्नेंट होगी, प्रेगनेंसी इसकी स्टार्ट होगी जो लगभग 240 डेज या हम कहें 9 मंथ के अप्रोक्स की होगी। डायग्रामेटिकली इसमें वापस से दिखाया है, ये स्पर्म यहाँ पे मूव करता हुआ रहा है, स्पर्म और ओ साइड का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट कुछ इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाती है, इसके ऊपर अटैच हो जाती है। इट मीन इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों मैंने डायग्राम्स आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की दिखाए हैं। होप आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो भी आपके रिएक्शंस और रेस्पॉन्सेज हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करवाएं। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।